तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स का ये एकदम छोटी छोटी बातें हैं, प्यार से सुनना। लिखने की कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सुनना है आज तुम्हें। ये मुझे बताओ कि यदि किसी बंदे को कोई लॉ पढ़ना होता है तो लॉ कहाँ से पढ़ता है? जैसे सपोज मुझे इनकम टैक्स पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तुम पढ़ लोगे तो टीचर से पढ़ लोगे। टीचर को पढ़ना है तो किससे पढ़ेगा? वो महा टीचर से पढ़ेगा। हाँ, तो महा टीचर किससे पढ़ेगा? तो एक बंदे जिसको जीरो से पढ़ना हो और उसको कोई सिखाने वाला नहीं हो तो टैक्स कैसे पढ़ते हैं? एनीवन? टैक्स कहां से पढ़ा जाएगा? व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स? फास्टर एंड लाउडर। कॉन्स्टिट्यूशन खोल के बहुत रिसर्च करना पड़ेगा बट और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनकम टैक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो आर्टिकल्स है, इनकम टैक्स तो उसमें नहीं है। उसमें हाल इतना सा बोला हुआ है कि इनकम टैक्सेस कैन बी फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। हाँ, तो और बताओ इनकम टैक्स कहाँ से पढ़ेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे वाह, एकदम बेसिक क्वेश्चन में बड़े बड़े लोग अटक गए। मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तुमने खाना खाने के बाद चाय नहीं पिया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। या शायद मेरा लुक आज और विलेन वाला लग रहा है, इसलिए देख के तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि इतनी सी बात मैं नहीं बता पाई। इनकम टैक्स का बेसिक जो है वो है इनकम टैक्स एक्ट। किसी को भी लॉ पढ़ना है, इनकम टैक्स के बारे में जानना है, तो कहाँ से पढ़ेगा बंदा? इनकम टैक्स एक्ट से पढ़ेगा। अच्छा, ये बात बताओ कि सारी बातें क्या इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है क्या? लाउडर। इनकम टैक्स एक्ट के अलावा और भी कुछ है क्या ऐसा? हाँ, ओके, नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब बातें क्या तुम्हारे लॉ के टीचर ने कभी तुम्हें फाउंडेशन या इसके पहले कहीं नहीं बताई कि कोई भी लॉ कैसे पढ़ा जाता है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे, कम से कम ना तो बोल सकते हो कि सर हमने ये पहले कभी नहीं पढ़ा, आप ऐसा हमें जीरो से ही बताइए, ऐसे तो बोल ही सकते हो यार। मैं तो कौन सा तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ? इतना सा नहीं पढ़ के आया, आठ आठ क्या पढ़ के आया, आठ। वैसे थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो बोला क्या फाउंडेशन में ऐसा कोई क्लास हुआ था? ये लॉ कैसे जानते हैं लोग? नहीं? ओके। तो भैया देखो, किसी भी लॉ को पढ़ते हैं ना तो उसके बेसिकली 5 सोर्सेज होते हैं। भले वो इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे वो जीएसटी लॉ हो, चाहे वो कस्टम लॉ हो, चाहे वो XYZ PQR कोई भी लॉ हो। तो ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं भी आने वाले 15 मिनट का, ये बेसिकली हर लॉ के टीचर को उनकी पहली क्लास में अपने बच्चों को देना चाहिए। यदि वो ज्ञान तुम्हें मिला है तो रिपीट हो जाएगा, नहीं मिला है तो जरूर से सुनो। एग्जाम में पूछेगा क्या सर? नहीं, ये सब बातें एग्जाम में, इनकम टैक्स में तो पूछने की चांसेस बहुत कम है। किसी भी लॉ का बेसिक सोर्स होता है इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं तो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी की बात करेंगे तो CGST एक्ट, कस्टम की बात करेंगे तो कस्टम एक्ट। तो किसी भी लॉ का बेसिक सोर्स होता है नॉलेज, सोर्स ऑफ स्टडी होता है उसका एक्ट। दूसरा होता है रूल्स। रूल्स जैसे इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स एक्ट एक मोटी सी किताब है, इनकम टैक्स रूल्स भी उतनी ही मोटी एक और किताब है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये 2 किताबें हैं, इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल्स, तो फिर ये बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है? एक्ट में क्या लिखा रहता है और रूल्स में क्या लिखा रहता है, और इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आंसर इज, देखो भैया, इनकम टैक्स में सबसे बड़ा है इनकम टैक्स एक्ट। अब एक्ट जो है वो बनाती है पार्लियामेंट, और टैक्स में क्या क्या होना है वो सारी बातें उसमें दी हुई है। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हारे मन में डाउट है रूल्स भी कौन बनाता है, रूल्स में क्या रहता है? अब देखो, कई सारी बातें एक्ट में डालेंगे ना तो एक्ट बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड हो जाएगा।
हम लोग चाहते हैं कि एक्ट थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो, थोड़ा सा प्रिसाइज हो, और उससे रिलेटेड जो और बातें हैं वो दूसरी किताब में डाल देते हैं। तो जो एक्ट में है उसमें सारी मेन बातें हैं, और उससे रिलेटेड कुछ कंप्यूटेशन का प्रोसीजर है तो वो, या कोई प्रोसीजर है तो वो एक अलग किताब में डाल दिया गया, और वो है क्या? रूल्स, आईटी रूल्स। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यदि कार फैसिलिटी देता है तो वो उसकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि यदि मेरे बॉस ने मुझे बोला, मुंद्रा जी ये लीजिए कार की चाबी, जब तक हमारे साथ है तब तक कार में घूमिए, और जिस दिन हमें छोड़ के जाएंगे कार सरेंडर कर दीजिएगा। यानी इस कार का मालिक कौन है, मैं या मेरा बॉस? मेरा बॉस। तो क्या वो जो उन्होंने मुझे 12 लाख की कार दी है, क्या वो मेरी कार है? नो, इट्स नॉट माई कार, इट इज द कार ऑफ द कंपनी। Whenever I will leave the company, I need to return it back. So the question arises, so what shall be the value of that facility given to me? Obviously that whatever employer has given to me, that is a facility for me. And that is a type of income in kind for me. And that should be taxable. But how much should be taxable? How to value it? So that's a procedure. And that procedure shall be given in IT rules. Got the point? जैसे आपको किसी फॉर्म के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है जीएसटी में, तो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है। ये कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्ट में। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है, कहां अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी बातें कहां दी रहेगी? जीएसटी रूल्स में। तो मेन बात रहेगी एक्ट में, और उससे रिलेटेड यदि जो कंप्यूटेशन है या उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर है तो वो कहां दिया रहेगा? रूल्स में। गॉट द पॉइंट? उससे क्या होगा? उससे एक्ट ओवरबर्डन्ड नहीं होगा, एक्ट थोड़ा सा प्रिसाइज रहेगा। 10 days ओवर। अच्छा, एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, रूल कौन बनाता है? रूल बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रहेगा। तो बड़ा कौन है? बड़ा एक्ट है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किसी भी मैटर पे रूल बना सकती है? आंसर इज नो। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उसी मैटर पे रूल बना सकती है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज करे कि आप इससे रिलेटेड रूल बना लो। यानी एक्ट विल सजेस्ट कि कौन कौन से मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बना देना चाहिए। यदि एक्ट इज साइलेंट on a matter, then on that particular matter central government cannot make any rule. The power must be delegated by the act, and if the act has not delegated the power to the central government, then central government cannot make any rules. So the source of rule is basically the act. Only the act authorized, then only a rule comes into existence. Got the point? Got the point? So got the point, what is act, what is rule, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में क्या होता है, और दोनों को कौन बनाता है। एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट में होती है मेन बातें, रूल में होती है उससे रिलेटेड कोई कंपटीशन की बातें, कोई प्रोसीजर की बातें। एक्ट विल सुपरसीड रूल। रूल उसी मुद्दों पे बनता है जिस मुद्दों पे एक्ट उसे ऑथोराइज करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक सोर्स ऑफ स्टडी होती है, उसका नाम है नोटिफिकेशन। क्या? नोटिफिकेशन। अबे नोटिफिकेशन कौन बनाता है और इसमें क्या रहता है? ओके, अच्छा बताओ, इनकम टैक्स एक्ट में कभी कोई चेंज लाना हो तो चेंज कैसे आता है? टेल मी। इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज लाना हो तो चेंज कैसे लाया जाता है? टेल मी। इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज लाना रहता है तो चेंज कैसे लाया जाता है? वो एक्ट मॉडिफाई करना पड़ता है। एक्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक्ट कैसे मॉडिफाई होता है? आपने बजट का नाम सुना है? बजट? हाँ,
साल में एक बार आता है बजट। हाँ, उस बजट में कभी कभी 2 बार भी आ जाता है, लेकिन जनरली एक ही बार आता है। तो उस बजट में वो प्रपोजल्स आते हैं कि एक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसको बोलते हैं बजट। और जब वो बजट पास हो जाता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। तो वो फाइनेंस एक्ट इज द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लेटर। तो फाइनली एक्ट में कोई चेंज लाना हो तो चेंज कैसे लाया जाता है? वाया बजट। लेकिन बजट तो साल में एक बार आता है। अब सपोज साल के बीच में, अभी सितंबर महीने में गवर्नमेंट को लगे कि नहीं नहीं एक्ट में चेंज लाना बहुत अर्जेंट है, तो बताओ साल के मिड में चेंज कैसे आएगा? एंड आंसर इज वो चेंज आएगा वाया नोटिफिकेशन। कौन लाता है नोटिफिकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे लाती है? जब एक्ट उन्हें ऑथराइज करता है तो नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट वो चेंजेस लाती है और वो चेंजेस धीरे धीरे एक्ट का पार्ट हो जाता है। बात क्लियर? तो फाइनली क्या क्या आपने सीखा? आपने सीखा एक्ट, रूल्स एंड नोटिफिकेशन। एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। रूल्स किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नोटिफिकेशन किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक्ट का पर्पस क्या है? बेसिक्स ऑफ द लॉ बताना। रूल्स का पर्पस क्या है? एक्ट से रिलेटेड कोई प्रोसीजर या कंपटीशन है तो उसे अलग से बताना। और नोटिफिकेशन का पर्पस क्या है कि यदि एक्ट में कोई चेंजेस लाने हैं, रूल्स में भी कोई चेंजेस लाने हैं, तो दोनों बातें हैं वाया नोटिफिकेशंस। 2-3 बातें क्लियर। चौथी बात आती है सर्कुलर। नाम सुना होगा सर्कुलर? CIRCULAR, सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्या होता है? आपको पता है इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ है? अच्छा, नहीं पता। कैलकाटा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ है? नहीं पता। अच्छा, मैं बताऊं, कैलकाटा में इनकम टैक्स के कई सारे डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स के इंडिया भर में सैकड़ों ऑफिसर्स है, हजारों लाखों ऑफिसर्स है, असेसिंग ऑफिसर है। तो सपोज मेरा असेसमेंट, मेरे इनकम टैक्स का कंपटीशन हो रहा है कैलकाटा ऑफिस में, एंड सपोज अंकिता का जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है पुरुलिया में। पुरुलिया दूसरा स्टेट हो गया, सॉरी दूसरा सिटी हो गया। तो उसका असेसमेंट हो रहा है पुरुलिया में, मेरा असेसमेंट हो रहा है कोलकाता में। मेरा जो असेसमेंट कर रहा है उसका नाम है मिस्टर भट्टाचार्य, मिस्टर बनर्जी, और उसका जो असेसमेंट कर रहा है उसका नाम है मिस्टर चट्टोपाध्याय चैटर्जी। तो मेरा असेसमेंट करने वाले मिस्टर बनर्जी है, उनका असेसमेंट करने वाले चैटर्जी है। आपको क्या लगता है मिस्टर बनर्जी और मिस्टर चैटर्जी एक जैसे ही असेसमेंट करेंगे कि अलग अलग असेसमेंट कर सकते हैं? जैसे मैंने आज विश्वकर्मा पूजा के खुशी में सब बच्चों को मिठाइयां बांटी, और मैंने अपने बिजनेस में खर्चा लिख दिया 5,000 रुपया खर्चा ऑन अकाउंट ऑफ विश्वकर्मा पूजा मिठाई। मिस्टर बनर्जी ने बोला कि मुंद्रा जी मिठाई का खर्चा किस बात का? मैंने बोला पूजा था तो सब बच्चों को मिठाई दिया। बोला कब दिया? मैंने बोला सितंबर महीने में। बोला सितंबर महीने में कौन सा पूजा आता है? सरस्वती पूजा तो फरवरी में आता है। बोला सरस्वती पूजा नहीं सर, विश्वकर्मा पूजा का मिठाई दिया। बोला नहीं, ट्यूशन सेंटर का विश्वकर्मा पूजा से क्या लेना देना? और उन्होंने मेरा बोला ये एक्सपेंडिचर आपका जेन्युइन नहीं है, और उन्होंने बोला ये आपका डिस अलाउड एक्सपेंडिचर है, और मेरे खर्चे से 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर मिस्टर बनर्जी ने कैंसिल कर दिया, यानी मेरी इनकम 5,000 से बढ़ा दी। बोला ये खर्चा मानेंगे नहीं। सेम खर्चा अंकिता कोचिंग सेंटर ने पुरुलिया में किया था। अब अंकिता कोचिंग सेंटर ने वही खर्चा जब किया तो चैटर्जी वहां पे जो असेसिंग ऑफिसर थे उन्होंने वो खर्चा अलाउ कर दिया। ठीक है पूजो ছিল, पूजो ছিল ঠিক আছে, पूजोते खर्चा করেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে तो अलाउ कर दिया। बोलो ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता? बताओ ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता? कि एक ही तरह के एक्सपेंडिचर 2 अलग अलग एसएससी ने किया था, और उन खर्चों को एक असेसिंग ऑफिसर ने अलाउ कर दिया और दूसरे इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिस अलाउ कर दिया। यानी एक इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि ये खर्चा बिजनेस का खर्चा है, और दूसरा इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है ये सब बिजनेस का खर्चा नहीं है।
ऐसा हो ही सकता है बिकॉज इतने सारे असेसिंग ऑफिसर है, सबका अपना अपना एक जजमेंट है, और इस सबका अपना अपना जजमेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ऑफिसर अलग अलग तरीके से असेसमेंट करें। थोड़े दिन बाद मैं अंकिता से मिला तो अंकिता ने बोला मेरा तो पूजा का खर्चा अलाउड हो गया। मैंने बोला मेरा तो अलाउ नहीं हुआ। मैं जाके मिस्टर बैनर्जी से लड़ने लग गया। मैंने बोला मिस्टर बैनर्जी आपने देखो कितना कांड किया है, मेरे एक फ्रेंड का खर्चा था उसका तो अलाउड हुआ है, ये देखिए असेसमेंट। मैंने उनको पेपर दिखा दिया, देखिए इनका वो खर्चा अलाउ हुआ था, आपने मेरा खर्चा क्यों डिसअलाउ कर दिया। मिस्टर बैनर्जी ने चैटर्जी साहब से बात की, अरे तुम्हें কেন করেছি, এই যে পুজোর খরচা কি টিউশন সেন্টার খরচা হয়, आप लोग लड़ो मत, मेरा अलाउ करिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस तरह के इंटरनल क्लैश ना हो, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हजारों लाखों ऑफिसर्स को यूनिफॉर्मली काम करना पड़ेगा। बट हाउ shall they work uniformly? They shall work uniformly via this circular. What is the circular? It is the direction given by the boss of the income tax department to each and every income tax officer that you need to assess, you need to perform in this fashion. जब भी लॉ में कोई एम्बिग्विटी आती है, जब भी लॉ में कोई डिस्प्यूट आता है कि इसका मतलब ये निकाले कि ये निकाले, तो इनकम टैक्स ऑफिसर का बॉस उन सब को एक डायरेक्शन देता है कि हम लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे ताकि इनकम टैक्स के लाखों ऑफिसर्स सिर्फ उसी तरीके से असेसमेंट करे, अपना अपना बायस न लगाए। Have you got what is circular and how much it is important? It is very important so that the entire income tax department work in a uniform pattern. So whenever there is an ambiguity, and ambiguity matlab whenever there is a debate in the law, whenever there are double meaning in the law, then at least at that point of time, the entire income tax department must work in a synchronized manner, and that is why they being issued circular by the top of the income tax department so that उनका परफॉर्मेंस एक जैसा रहे। अब प्रश्न आता है कि ये सर्कुलर कौन इश्यू करता है? सर्कुलर इश्यू करता है टॉप ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आता है हु इज द टॉप ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो आंसर इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बॉस है जिसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग प्यार से बोर्ड बोलते हैं, जैसे तुम्हारा भी एक स्कूल का बोर्ड होगा, उसका पूरा नाम होता है ICSE बोर्ड, ISC बोर्ड, HS बोर्ड, माध्यमिक बोर्ड, लेकिन प्यार से हम लोग उसको बोर्ड बोलते हैं। वैसे ही हमारा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो बोर्ड है उसका पूरा नाम तो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन हम लोग उसको प्यार से बोर्ड बोलते हैं। तो हु इश्यूज द सर्कुलर? द सर्कुलर इज इश्यूड बाय द बोर्ड। And what is the purpose of the circular? To give the clarification in the law to its own employees. क्या सर्कुलर डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है? आंसर इज यस। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या सर्कुलर SSC के ऊपर भी बाइंडिंग है? SSC मतलब आप और हम। क्या आपके हमारे ऊपर भी सर्कुलर बाइंडिंग है? आंसर इज नो। सर्कुलर इज नॉट एन एक्ट, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई रूल्स नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल बोर्ड का अपने एम्प्लॉयज को दिया हुआ एक क्लैरिफिकेशन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो बाइंडिंग है लेकिन SSC के लिए बाइंडिंग नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया? एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। इसमें क्या है? पूरा इनकम टैक्स का बेसिक्स। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें क्या है? वही इनकम टैक्स में जो बातें ज्यादा प्रोसीजरल है या जो बातें कुछ कंपटीशन से रिलेटेड है वो सब रूल्स में दे दी जाती है। एक्ट बड़ा कि रूल्स? एक्ट बड़ा। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन। यदि इनकम टैक्स लॉ में साल के बीच में कोई चेंजेस लाने हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है वाया नोटिफिकेशन।
सर्कुलर क्या है? यदि इनकम टैक्स में कोई क्लैरिफिकेशन देना हो, किसी लॉ की एम्बिग्विटी हो, लॉ का डबल मीनिंग आ रहा हो, उसका एक क्लैरिफिकेशन देना हो, तो वो क्लैरिफिकेशन देती है सीबीडीटी, जो कि डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अब तुम्हारा एक और सोर्स बचा, उस सोर्स का नाम है जुडिशियल रूलिंग। व्हाट दैट जुडिशियल रूलिंग मतलब केस स्टडीज, मतलब कोर्ट के जजमेंट। ये भी तो एक लॉ बन जाते हैं, हाँ, ये भी तो अपने आप एक लॉ बन जाते हैं बाद में। तो अगला पॉइंट आ गया क्या? जुडिशियल रूलिंग का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, ट्रिब्यूनल के जजमेंट, ये हमारी वेरियस इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटीज है। ये लोग कभी एसएससी और इनकम टैक्स ऑफिसर में डिबेट हो जाए तो वो लोग यहां जाते हैं, अपना जजमेंट यहां से लेते हैं। आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज द लॉ ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। इसने जो बोल दिया वो कंट्री का लॉ बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज द लॉ ऑफ द नेशन। इसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जाता। हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, लेकिन सपोज हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया है तो हाई कोर्ट का जजमेंट भी लॉ है। अब ये बताओ, इंडिया में एक हाई कोर्ट है कि कई सारे हाई कोर्ट है? टेल मी दिस। इंडिया में एक हाई कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट है। अच्छा बताओ, बंगाल में एक हाई कोर्ट है कि कई सारे हाई कोर्ट है? वेस्ट बंगाल में एक हाई कोर्ट है कि कई सारे हाई कोर्ट है? एक। शायद एक। एंड आंसर, हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। बंगाल का भी एक हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र का भी एक हाई कोर्ट है, दिल्ली का भी एक हाई कोर्ट है, चेन्नई का भी एक हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा ये दो मिलाके हैं, लेकिन उनका एक हाई कोर्ट है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो स्टेट का, दो प्लेस का एक ही हाई कोर्ट हो, बहुत रेयर है। अदरवाइज आप मोटी बुद्धि ब्रॉडली ये समझिए कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि दिल्ली हाई कोर्ट अलग है और कोलकाता हाई कोर्ट अलग है। तो क्वेश्चन ये आता है कि यदि कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है, और चेन्नई हाई कोर्ट, जो कि मद्रास का हाई कोर्ट है, सॉरी तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, यदि ये दोनों हाई कोर्ट अलग अलग जजमेंट दे दे तो बताओ, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट यदि अलग अलग जजमेंट दे दे एक ही बात पे, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों अलग अलग हाई कोर्ट है। मद्रास में भी एक केस आया जो कि सिमिलर केस था कलकत्ता हाई कोर्ट जैसा,
इस कोर्ट ने अलग जजमेंट दे दिया, इस कोर्ट ने अलग जजमेंट दे दिया, तो बताओ कौन सा जजमेंट प्रिवेल करेगा? तो आंसर इज तमिलनाडु में ये जजमेंट प्रिवेल करेगा और वेस्ट बंगाल में ये जजमेंट प्रिवेल करेगा। बात क्लियर? अपने अपने स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होता है। बात बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया उसको रेफरेंस में यूज कर सकती है, अदरवाइज कोर्ट का जजमेंट अपने अपने स्टेट के लिए बाइंडिंग लॉ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मालूम पड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हाई कोर्ट का जजमेंट ये लॉ है ऑफ द कंट्री और ये है लॉ ऑफ द स्टेट एंड रेफरेंस फॉर द अदर स्टेट। लॉ ऑफ द स्टेट एंड रेफरेंस फॉर द अदर स्टेट। तो भैया देखो, किसी भी लॉ को पढ़ने का बेसिकली 5 सोर्स है जो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से 5 सोर्स है? नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट। मैं इनकम टैक्स से बात कर रहा हूं, तो इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा, इनकम टैक्स रूल। तीसरा, नोटिफिकेशन। चौथा, सर्कुलर। और 5वां, जुडिशियल रूलिंग। ठीक है? ये कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। ये कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन बना रहा है? बोर्ड। और ये कौन बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसमें क्या है? इसमें फंडामेंटल ऑफ द लॉ है, उसमें उससे रिलेटेड कुछ वर्किंग्स है, कंप्यूटेशन है, प्रोसीजर है, इसमें उससे रिलेटेड अमेंडमेंट आते हैं, इसमें उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है, इसमें उससे रिलेटेड जजमेंट है। एक्ट तो ऑब्वियसली बाइंडिंग है, एक्ट बनाए तो बाइंडिंग ही होगा। रूल्स है वो भी बाइंडिंग है, नोटिफिकेशन है वो भी बाइंडिंग है। यू कैन नॉट चैलेंज नोटिफिकेशन, यू विल हैव टू ओबे द नोटिफिकेशन। सर्कुलर इज अ डिफरेंट थिंग विच इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड नॉट बाइंडिंग on SSC. जुडिशियल रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है और हाई कोर्ट के जजमेंट अपनी अपनी स्टेट में बाइंडिंग है, बात बाकी दूसरे स्टेट में बाइंडिंग नहीं है। मैंने तुम्हें जुडिशियल रूलिंग थोड़ी कंजूसी से बताया, दिल खोल के नहीं बताया। बात बाकी आपको जितना जानना चाहिए था मैंने सब बताया, और जुडिशियल रूलिंग भी आपको जितना जानना चाहिए था उतना तो बताया। बातें और भी हो सकती है परंतु नहीं बताया इतना। चलो, ये सारी बातें क्लियर। इस सारी बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये वाली बातें एकेडमिकली। एकेडमिकली बस ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात एग्जाम ओरिएंटेड थी। लेकिन आप भी समझो ना, कोई लॉ पढ़ाने जा रहा हूं, उस लॉ का बेसिक ही नहीं बताया तो क्या लॉ बताया, है ना? चल आगे बढ़े। रेडी? ओके। अच्छा, बड़ा कौन है? तो भैया देखो, एक्ट बड़ा है, सबसे बड़ा एक्ट है। एक्ट विल सुपरसीड रूल्स, ये बात क्लियर है। और तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। नोटिफिकेशन तो एक्ट का ही पार्ट है, लेकिन कई बार नोटिफिकेशन रूल्स पे भी आते हैं, तो नोटिफिकेशन दोनों पे आ सकते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन बढ़ाए कि रूल्स बढ़ाए बोलना थोड़ा बचकाना है।
क्योंकि नोटिफिकेशंस रूल्स पे भी आते हैं, तो नोटिफिकेशन एक्ट क्या है तो बड़ा है। सर्कुलर कोई है ही नहीं, सर्कुलर की तो वैल्यू नहीं है, वो खाली डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, हमारे ऊपर बाइंडिंग ही नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं जो सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। कॉपी में जाइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखिए। अच्छा ये लिख लिया होगा कॉपी में, इतना लिख लिया क्या? नाइस। कुछ ईयर के नाम बता रहा हूं, आप मुझे बताना वो ईयर से आप क्या समझते हो। नंबर 1 ये लिखना मत, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, assessment year and previous year। हाँ बताओ कैलेंडर ईयर से क्या समझते हो? फर्स्ट कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। अरे वाह, चलो जिसने बोला बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर से आप क्या समझते हो? अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च। अकाउंटिंग ईयर क्या होना चाहिए? वो भी अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च या जैन टू दिसंबर भी हो सकता है। हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। दिवाली टू दिवाली हो सकता है। सुना नहीं कर। अकाउंटिंग ईयर दिवाली टू दिवाली हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा चलो जुलाई टू जून, 1 जुलाई से 30 जून अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, हो सकता है। लाउडर नसरीन, हो सकता सब हो सकता, हो सकता है। हो सकता है सर, अप्रैल से मार्च के बीच में जो भी हो रहा है सब हो सकता है। सारा पूरा दुनिया अप्रैल से मार्च के बीच में भाई, एक दिवाली से दूसरी दिवाली भी अप्रैल से मार्च के बीच में ही है। हाँ बताओ, ये आथा तीज से आथा तीज, दिवाली टू दिवाली, होली टू होली, ईद टू ईद हो सकता है क्या? नहीं सर। एंड आंसर अकाउंटिंग ईयर एसएससी की चॉइस है, वो अपना अकाउंट्स कैसे भी मेंटेन करे। बहुत सारे लोग अभी भी दिवाली टू दिवाली अकाउंटिंग ईयर मेंटेन करते हैं। तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। एक सेकेंड, देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग अकाउंटिंग ईयर, ये कुछ भी हो सकता है, तो नो स्पेसिफिकेशन। लेकिन 99% लोग अप्रैल टू मार्च ही अकाउंटिंग ईयर मेंटेन करना पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। और ये इनकम टैक्स में इन तीनों का तो खास लेना देना है भी नहीं। इनकम टैक्स में लेना देना है असेसमेंट ईयर से। तो हमारी क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से, जिसका नाम है असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, इसको बोलते हैं सेक्शन, इसको बोलते हैं सब सेक्शन। होप इतना तो पता ही है। हाँ अच्छा बताओ, ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू? अंकिता, असेसमेंट ईयर क्या होता है? যে ইয়ারে ট্যাক্স পে করা হয়, যে ইয়ারে ট্যাক্সের কি হয়? ট্যাক্স পে করা হয়, ট্যাক্স পে করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা তাকে কি আছে ইয়ারে ইনকাম হিসাবে। ओके 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 ओके। अंकिता, अब ये ना, ये तुम्हारा जो कैजुअलनेस है अब ये नहीं चलेगा। अब ये प्रोफेशनलिज्म चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं व्हाट इज असेसमेंट ईयर, तो तुम हमेशा से एक लॉ का जो डेफिनेशन है उसको ही रिजेंबल करना, आप उसी को ही आंसर करना। मैं तुम्हें बताता हूँ लॉ में क्या दिया हुआ है। लॉ में दिया हुआ है एज पर सेक्शन 29, assessment year is a period of 12 months
starting from 1st April, ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. अब दोबारा बोलता हूं तुम्हारे लिए, try to catch. Assessment year is a period of 12 months, starting from 1st April, ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. अब अपनी भाषा में बोलूं तो it is a period of 12 months, अपनी ही भाषा है. Starting from 1st April, ending on 31st March, अपनी ही भाषा है, जिसमें पिछले साल की इनकम असेस होती है, मतलब जिसमें पिछले साल की इनकम का कंप्यूटेशन होता है. प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर की इनकम इसमें असेस होती है. एक बार इसको लिखो, लिख लो साथ साथ. इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April, ending on 31st March, in which income of previous year is assessed. प्रीवियस ईयर को सभी प्यार से पीवाई लिखते हैं, असेसमेंट ईयर को सभी प्यार से एवाई लिखते हैं. ओके, तो तुम्हारा एक डेफिनेशन तुम्हें लर्न हो गया. और आगे से कभी भी कोई तुमसे असेसमेंट ईयर पूछे तो कोई कैजुअलनेस नहीं चाहिए, सेम आंसर हम लोग बोलेंगे. टैक्स पढ़ते समय, लॉ पढ़ते समय जो लॉयर होता है ना, वो लॉ को कोट करता है, ना कि अपनी एक भाषा बना के बोल देगा. तो वो जो लॉ को कोट करता है वो मोटा मोटी लॉ का ही रिजेंबल्ड होता है. मैं नहीं बोल रहा हूं कि सेक्शन 29 में सेम लैंग्वेज है, नहीं नहीं, लेकिन सेक्शन 29 में जो लैंग्वेज है उसका यही इंटरप्रिटेशन है. इससे ज्यादा कैजुअलनेस नहीं चलेगा. अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? अंकिता, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? Past. Any one of you, what is previous year? Any one of you, what is previous year? Oh, नहीं नहीं, ओके, कोई बात नहीं. As per section 3, previous year is the year just preceding the assessment year. What is previous year? Previous year is the year just preceding the assessment year. ओके, नोट लिख के 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो. आगे बताओ, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या रिलेशन है? तो भैया जी, प्रीवियस ईयर में आप जितना कमाते हो ना, उसका असेसमेंट ईयर में असेसमेंट होता है. यहां पे वॉट एवर यू अर्नड, उसका कंपटीशन यहां पे होता है. दोबारा बोलता हूं, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी ईयर चल रहा है सपोज 24-25. तो 24-25 में मैं कमा रहा हूं, हाँ, यहां पे मैंने जितना भी कमाया उसका असेसमेंट कब होगा? 25-26 में. 23-24 में मैंने जितना भी कमाया उसका असेसमेंट कब होगा? 24-25 में. So what is assessment year? It is the year in which income of previous year is assessed. And what is previous year? It is the year just preceding the assessment year. बात समझ में आ रही? दोनों डेफिनेशन कितनी रेलिवेंट है और कितनी सिस्टमैटिक है. यानी जिस साल में आपने कमाया, आप उसको बोल दीजिए प्रीवियस ईयर,
और उसके अगले साल में उसका असेसमेंट होगा। जैसे अभी चल रहा है 24-25, तो अभी तो मेरा असेसमेंट नहीं हो सकता ना, आप नहीं पूछ सकते ना सर इस साल कितना कमाए, तो मैं पलटते जवाब दे दूंगा भाई अभी तो साल चल रहा है, अभी कैसे बता दूं कितना कमाए, अभी तो साल के बीच में हूं, अभी तो बहुत कमाऊंगा इस साल, तो कब बताएंगे, मतलब साल बीतने दे फिर बताऊंगा। तो साल बीतने दे मतलब अगले साल बताएंगे, ऑब्वियसली अगले साल ही बताऊंगा, इस साल कैसे बता दूं कितना कमाया। तो ऑब्वियसली फिर इसकी असेसमेंट कब होगी, 25-26 में होगी। तो इसको बोला जाए असेसमेंट ईयर, इसको बोला जाए प्रीवियस ईयर। तो कैजुअल भाषा में आप समझ लो प्रीवियस ईयर जिसमें मैंने कमाया, असेसमेंट ईयर जिसमें मैंने बताया कि मैंने इतना कमाया। गॉट इट? अच्छा एक बात तो मैं और बता दूं, इनकम टैक्स में ईयर हमेशा अप्रैल से मार्च ही होता है, जनवरी टू दिसंबर हमारे यहाँ इनकम टैक्स नहीं होता। वी ऑलवेज फॉलो दी फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो असेसमेंट ईयर हमेशा 24-25 ही होता, 25-26 ही होता। कभी ऐसा नहीं होता 2024 इज माई असेसमेंट ईयर, ऐसा कभी नहीं होता। 2024 बोलूंगा मतलब जनवरी टू दिसंबर, वो कभी नहीं होगा। इनकम टैक्स हमेशा 24 से 25 लेता है, 24-25 अप्रैल से मार्च लेता है। गॉट इट? हाँ नहीं बोलते, नॉडिंग नहीं करते, अरे कहां से आए हो, हाँ वीडियो वालों कहां से आए हो, हाँ भी नहीं बोलते, नॉडिंग भी नहीं करते। हाँ बोलने में तो माइक ऑन होता है, ऐसे ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम है, झूठा ही सही कर दो। ओके, स्माइल नहीं देते, सुमड़े की तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, जैसे लगता जो पढ़ा रहा हो पता नहीं कहां दूसरे ग्रह से आया है। ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता नहीं कि इस डेफिनेशन के साथ अन्याय हुआ है? इससे बहुत ही ऐसे तो कैसे निकाल दिया, ऐसे बोल के है प्रीवियस ईयर इज द ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसको कितना कितना सलीके से बोला है, इट इज द पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च, कितने तरीके से बताया। और फिर बताया इसका पर्पज, इट इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। इसको भी ऐसे डिफाइन करता अच्छा नहीं होता क्या? It is the period of 12 months starting from 1 April ending on 31st March. It is the year just preceding the assessment year. ऐसे बोल देता, इतना क्यों शॉर्ट कर दिया? Tell me. Tell me. लॉ में ऐसे ही करते हैं, पब्लिक प्राइवेट में भी यही करते हैं, एक को अच्छे से डिफाइन कर देते, एक को बोल देते नॉट पब्लिक प्राइवेट, मतलब लॉ, नॉट अ प्राइवेट। तो नहीं लगता लॉ बनाने वाले पागल है, ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। तुम्हारी बातचीत से ऐसे लगा, लॉ में ऐसे लिख देते, रवि ऐसे ले देते, रवि ऐसे लिख देते हैं। तुम्हारी बातचीत से मुझे ऐसे लगा। क्या लगता है लॉ बनाने वाले पागल होते हैं कि कुछ ज्यादा ही ओवर समझदार होते हैं? এই ইয়ারের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা পরের ইয়ারে তো সেই প্রিভিয়াস ইয়ার হবে ডেফিনেশন তাই জন্য। What is my question, Ankita? That is, why are they writing the answer in such a precise manner? Why are they not elaborating? And sometimes they are elaborating and sometimes they are not elaborating. So, पागल है क्या ये लोग? Okay, मैं तुम्हें बताऊं, लॉ बनाने वाले देखो भी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, दो द क्लास इज कोर्स बेस्ड, सिलेबस बेस्ड। अब मुझे आपको एक सिलेबस पढ़ाना है और वो सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम में क्या क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो बताना है। लेकिन कम से कम शुरुआत की 10, 12, 15, 20 क्लास तक, जैसे अभी आप दो इतने सावधानी से सुन रहे हो भाई, बिकॉज तुम्हें पता है नया नया टीचर है, इसलिए अभी तुम्हें मुझे भी जज करना है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे इस पैटर्न से पढ़ाता है, इससे पढ़ाने का पैटर्न में तो क्लियर हो जाए, इसका पढ़ाने का पैटर्न मेरे से मैच करेगा। तो यू आर सो मच कंसर्न विद अ न्यू टीचर, राइट? सो व्हाई आर यू नॉट सो मच कंसर्न अबाउट द न्यू सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट का क्या खासियत है, इसका यूएसपी क्या है, ये सब्जेक्ट कैसे बोलता है, इस सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, बिहेवियर क्या है।
जैसे जैसे किसी ने जास्मिन को बताया नहीं कि लॉ कैसे बिहेव करता है, इसलिए जास्मिन के मन में अपना एक थॉट आ गया, ये लॉ ऐसे बोलता है, कभी ऐसे बोल देता है, कभी ऐसे बोल देता है। कुछ टीचर्स भी बच्चों को हंसाने के लॉ की बुराइयां कर देते हैं। अबे लॉ का कोई माथा है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, लॉ मेकर्स दुनिया के टॉप मोस्ट बेस्ट एक्सप्लेनर रहते हैं, टॉप मोस्ट बेस्ट ड्राफ्टर रहते हैं, जिनकी ड्राफ्टिंग बेस्ट रहती है, वो लोग लॉ की ड्राफ्टिंग करते हैं। इसलिए सपने में भी मत सोचना कि लॉ की ड्राफ्टिंग सच्ची हमारी ड्राफ्टिंग है, ऐसा मत सोचना। लॉ जब ज्यादा बोलता है तो उसका एक मतलब होता है, और जब लॉ कुछ नहीं बोलता तो उसका भी एक मतलब होता है। वो सलमान खान का डायलॉग है ना, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो लॉ का भी दोनों वर्ड का मतलब है। जब वो कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब है अपरेंट है, समझो। और जब लॉ कुछ नहीं बोलता ना, तो लॉ के जो हम लोग जैसे लॉयर है, वो और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि यार यहां क्यों नहीं बोला, नहीं बोला तो इसका भी एक मतलब है, जरूर इसका कुछ मतलब होगा। और यहाँ पे मालूम इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब है कि लॉ ने तो नहीं बोला ना कि प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर मे बी अ पीरियड लेस देन 12 मंथ। दैट इन द पॉइंट। क्योंकि लॉ ने तो नहीं बोला कि प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, बोला नहीं ना, असेसमेंट ईयर में बोला। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 12 महीने का पीरियड नहीं भी हो सकता है। अच्छा, लॉ ने तो नहीं बोला ना कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंडिंग ऑन मार्च। इसका मतलब प्रीवियस ईयर साल के बीच में भी स्टार्ट हो सकता है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, ऐसे कैसे? मतलब नहीं समझे, थोड़ा बताइए कैसे स्टार्ट हो सकता है। मैं बताता हूं। सपोज तुम रहते हो यूएस में, वहां पे जॉब कर रहे थे, अचानक मोदी जी के एक सेमिनार में आप पहुंच गए, और मोदी जी वहां पे तुम्हें स्वदेश पिक्चर के डायलॉग मार रहे हैं कि यार हमारे देश में आके आप अपना पैसा लगाइए, टैलेंट लगाइए, और उन्हें मेक इन इंडिया का प्रवचन दे दिए। सपोज आप उस प्रवचन से प्रोत्साहित होते इंडिया में आ गए, और क्योंकि रात में आपने स्वदेश पिक्चर देखी थी और सुबह मोदी जी का भाषण सुन लिया आपने, और फिर उन्होंने बताया कि मैं आपको सब्सिडी दे दूंगा, वो दे दूंगा, तो आप 17 जुलाई के दिन इंडिया में आके अपनी एक फैक्ट्री बैठा दी। कौन सी तारीख? 17 जुलाई 2024। तो आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? साल के बीच में। तो आपका प्रीवियस ईयर इस साल क्या होगा मालूम? 17/7/24 से 31/3/25। अब बताओ, क्या ये पीरियड 12 महीने का है क्या? नो। क्या ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ क्या? नो। तो प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। It may not start at the beginning of the year. यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई। अब सपोज आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था, आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था, अंकिता, विनीता एंड चंडिका। अंकिता, विनीता एंड चंडिका, ये तीनों का एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था, ठीक है? शुरू से चल रहा था, पहले से चला आ रहा है। इस साल क्या हुआ? 15 अक्टूबर के दिन चंडिका ने रिटायर कर दिया फर्म से। तो चंडिका चली गई, बिंता बोली मैं भी जाऊंगी दूर, और ये क्या हो गया? फर्म डिसॉल्व हो गया। कब डिसॉल्व हो गया? 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तो फर्म ही नहीं रहा। तो जब फर्म ही नहीं रहा तो इसका प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक होगा? 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक। तो बताओ, प्रीवियस ईयर 12 महीने का हुआ क्या? नहीं। या प्रीवियस ईयर 31 मार्च पे एंड हुआ क्या? नहीं। तो मैंने तुम्हें थ्योरी सिखाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीवियस ईयर नीड नॉट टू बी पीरियड ऑफ 12 मंथ। लेकिन जास्मिन, तुम समझे तो समझ कि मैंने तुम्हें बेसिकली ये सिखाया कि लॉ जब बोलता है तो उसका एक मतलब होता है, और जब लॉ नहीं बोलता तो उसका एक और गूढ़ मतलब होता है। तो जो लोग ये बोलते ना लॉ एवं ही बोल देता है, अरे इसका मतलब उन्होंने कभी लॉ से प्यार किया नहीं। जो लॉ से प्यार करते हैं वो उसके बोलने का
नहीं बोलने का, कॉमा का, फुल स्टॉप का, कोलन का, प्रोवाइडेड का, सेकंड प्रोवाइडेड का, एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं। फिर भी ये बात तो है ही कि लॉ अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, तो एरर हो सकती है, परंतु बेसिकली जनरली assumption इज लॉ इज फ्लॉलेस, कोई गड़बड़ नहीं है। ऑलवेज रेस्पेक्ट द लॉ। लॉ को चैलेंज हम लोग तभी करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग 25-26 में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए थे, 25 साल की उम्र में। उससे पहले 22 साल में मैं चार्टर्ड हो गया था। तो 25 साल की एज में हम लोग किताब लिख रहे थे। जो भी तुम लोग किताब पढ़ रहे हो ना, प्रयास इनकम टैक्स, वो मैंने 25 ईयर्स की एज में लिखी थी, जो बीकॉम और में सबसे बेसी पॉपुलर है वो किताब। जिसको बोलते हैं ना, क्या तुम लोग की भाषा में क्या बोलता है उसको, क्या हाईएस्ट सेल, क्या क्या बोलते हो तुम लोग। तो वो किताब मैंने 25 साल की उम्र में लिखी थी, और वहां पे लॉ का एक मतलब मुझे क्लियर नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा मतलब आ रहा था। तो मैंने कम से कम 16-17 जन से कंसल्ट किया कि लॉ का ये मतलब जो है, ये मेरे कॉमन पार्लेंस में नहीं बैठ रहा है। 16-17 ने अलग अलग मतलब बताया, तो भी मैं उस समय वही मतलब लेके फाइनली कैरी ऑन किया जो लॉ की लैंग्वेज का मतलब आ रहा था। दो वो कॉमन सेंस से थोड़ा परे हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने लॉ का लिटरल मीनिंग ही अपनी किताब में लिखा, और बाद में उसको पर जब और एनालिसिस हुई तो मालूम पड़ा हमारी एनालिसिस सही थी। तो जो लोग लॉ को कॉमन सेंस से रीड करने की कोशिश करते हैं, वो कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो चलो, एक चीज आपने सीख ली जो अपने नोट में लिख लीजिए। व्हाट इज द नोट? इट मे और मे नॉट बी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो आपका वीडियो फ्रीज हो, मेरा वीडियो, और मैं फ्रीज हो गया ऐसे? व्हाइट बोर्ड तो पूरा दिख रहा है लेकिन आप फ्रीज है। अरे ये तुम्ही लोग ने कुछ बदमाशी की होती है, मैं तो सही से बैठा हूँ आराम से, तुम्ही लोग बदमाशी कर रहे हो कुछ।